change. Yes, with this change in pulmonary function due to limitations are there. That is flexibility. The 10 point. और अभी रिसेंट में ही सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। काशीकोन 2025 के पहले दिन स्वास्थ्य शोध फिजियोथेरेपी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ एक ही मंच पर संगठित हुए। कार्यक्रम में अमेठी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जशवंत सेठी, AIIMS नई दिल्ली के डॉक्टर प्रभात रंजन और डॉक्टर पारुल चौहान, ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक ग्रोवर और डॉक्टर रविंदर सिंह सहित देश भर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। मोतीवाला कॉलेज नासिक के प्रिंसिपल डॉक्टर वैभव महाजन, AIIMS पटना की डॉक्टर रीना श्रीवास्तव तथा सरदार भगवंत सिंह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण मोजी ने भी अपने विचार साझा किए। प्रेस्थेटिक्स एवं आर्थेटिक्स के दिग्गज MV राघवन, IAAT अध्यक्ष तारिक दत्ता और मोबिलिटी इनोवेटर डॉक्टर फर्डिनांड जे रोड्रिग्स ने नवीन तकनीकों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। पहला दिन ज्ञान, तकनीक और नवाचार का अनोखा संगम साबित हुआ, जिसने भारत में पुनर्वास और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के भविष्य की मजबूत दिशा तय की। मैं इस समय चेयरपर्सन UP अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल देख रहा हूँ और अभी रिसेंट में ही UP गवर्नमेंट द्वारा मुझे नामित करा गया इस पद के लिए। ये एक बिल्कुल नए तरह का विषय है और नई तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल कमीशन के अंतर्गत हर स्टेट को बनानी थी, तो UP गवर्नमेंट ने भी इसका गठन किया। तो काशीकोन 2025 का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है। क्या उद्देश्य इसका और किस किस टॉपिक पर चर्चा हुई? काशीकोन जो कि फिजियोथेरेपी का एक प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस के रूप में आयोजित किया गया। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, 2 दिवसीय है और इसका मेन उद्देश्य असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट पे है और इसमें बहुत डिफरेंट तरह के स्पीकर्स अलग अलग देश के कोने कोने से और इंटरनेशनली स्पीकर्स ने भी इसमें योगदान करा और उनका पर्टिकुलर जो ध्येय था, ऑब्जेक्टिव था इसमें उन चीज़ों को शेयर करना जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं वर्ल्ड ओवर। और इसमें पर्टिकुलरली जैसे कि आपने देखा भी होगा कॉन्फ्रेंस के दौरान, इसमें स्मार्ट ग्लासेस, AI बेस्ड डिवाइसेस, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर डायग्नोसिस, फॉर ट्रीटमेंट, तो जितनी भी तरह की फिजियोथेरेपी की डिफरेंट विधाएं हैं, उन विधाओं के अंतर्गत जो भी उपचार की जो तरीके हैं, उन सब में आज की डेट में AI जितना डेवलप होता जा रहा है, उन सब की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है और उन सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है और इन सारी चीज़ों को साझा करा वेरियस स्पीकर्स हैं। AI में बहुत ज़्यादा है कि वो गुड भी है, बैड भी है, तो आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं और ये जो हेल्थ है, हेल्थ में कितना उपयोगी होगा? देखिए, AI की एक परिधि को समझने की बहुत ज़रूरत है कि AI गुड तब तक है जब तक कि उसे करने वाला गुड है, यानी कि वो कितना क्वालिफाइड है, वो AI की इम्पोर्टेंस को कितना समझ पा रहा है और उसको AI के बारे में, AI के अतिरिक्त अपनी नॉलेज कितनी है, क्योंकि AI पेशेंट केयर पे काम कर सकता है, सब चीज़ों पे काम कर सकता है, डायग्नोस्टिक पे बहुत फ्रूटफुल है, डेटा कंपाइलेशन, डेटा एनालिसिस पे काफ़ी फ्रूटफुल है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है, जो साइकोलॉजिकल एलिमेंट होता है, वो पेशेंट केयर का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है, जिसमें एम्पैथी इन्वॉल्व होती है कि आप पेशेंट की फीलिंग्स को समझ सकें, पेशेंट के एक्चुअल इंटरेस्ट को समझ सकें, जो पेशेंट बेस्ड जो आपको मैनेजमेंट करनी है, जो थेरेपी देनी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरतों को समझ सकें। तो मुझे लगता है कि AI साइड बाय साइड चलेगा, इट शुड नॉट टेक केयर ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, वो उनको ओवरकम ना करे, क्योंकि उसकी कमान भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के हाथ में ही रहे तो उचित रहेगा। तो वो परिचय बता दीजिए दर्शकों को। मैं डॉक्टर प्रभात रंजन, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। काशीकोन 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 2 दिवसीय आयोजित किया गया, क्या कहेंगे और किस किस मुद्दों पर आज चर्चा हुई? इसका जो विषय है यह है असिस्टिव टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग एजिंग, मतलब वृद्धावस्था में कैसे उसको एक ताकत दी जाए, उसके ऊपर है कि वृद्धावस्था समझते हैं कि लोग भाई अब थोड़ा सा शिथिल जीवन जिएगा, अब उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आराम करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है।
वृद्धावस्था अब जो है भारत में जो उम्र है, पहले जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 50-55 मानी जाती थी कि 50-55 साल तक एक व्यक्ति जीवित रह सकता है। लेकिन आज के समय में इतने जो मेडिकल सुविधाएं आ गई हैं, लोगों के खान पान के स्तर में सुधार हो गया है, माल न्यूट्रिशन कम हो गया है, तो उसकी वजह से जो जीवन जीने का ये एक उम्र जो है अब पहुँच गई है 70 साल के आसपास। तो यही आ रहा है कि भाई वृद्धावस्था में भी लोग किस तरह से एक उच्चतम स्तर का जीवन व्यतीत कर सकें, उसके ऊपर ये व्याख्यान यहाँ पे लोग आकर दे रहे हैं। और उसमें बहुत सारी आजकल मशीन्स जो हैं, आजकल आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वर्चुअल रियलिटी है, और इन सब के माध्यम से किस तरह से हम उनमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और अच्छा जीवन वो जीकर अपना कार्य भी सुचारू रूप से कर सकते हैं। AI मेडिकल फील्ड में कितना ये हेल्प करेगा? बहुत हेल्प कर रहा है। अब जैसे आप बात करेंगे फिजियोथेरेपी के इस पे, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट एक दिन में अगर 5 या 7 पेशेंट देख पाएगा, लेकिन AI की मदद से वो कहाँ मतलब सुदूर प्रांत देश के गांव-गांव के कोने-कोने में जाकर अपनी सेवा दे सकता है टेलीमेडिसिन के माध्यम से। आप अगर रोबोटिक्स की बात करेंगे तो एक फिजियोथेरेपिस्ट 5 पेशेंट देख पा रहा है, तो रोबोटिक्स के माध्यम से अपने एनर्जी को बचाते हुए उस दिन में वो 50 मरीजों को देख सकता है। तो सोसाइटी को, समाज को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। साइड इफेक्ट होगा? कोई साइड इफेक्ट नहीं। किस तरह का साइड इफेक्ट? हाँ, ये है कि एक जो प्रोफेशनल है उसको इससे अवगत होना पड़ेगा, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उससे अवगत होना पड़ेगा। अभी जैसे व्याख्यान में ही कुछ बता रहे थे लोग, जो चप्पल खास नबी साहब आए थे, कि भाई आप अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रहा, मोबाइल आ रहा है, तो किसी को मोबाइल चलाना अभी तक नहीं आया, वो पुराने नोकिया फ़ोन पे ही लगा हुआ है, लेकिन अगर वो अवगत हो जाता है तो वो अच्छे से चला पा रहा है और अपना जो भी दृष्टिकोण से देखना है उसको यूज़ कर पा रहा है।